हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम विद्युत धारा वाले पाठ के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। यह हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है, परंतु आप ध्यान दीजिए, जब हमने सेल बैटरी पढ़ी थी तो हमने विद्युत वाहक बल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सबका जिक्र करा था। जब भी आप क्वेश्चन हल करते हैं विथ सर्किट डायग्राम, एक संचायक बैटरी का मतलब होता है जिस बैटरी को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ऐसी बैटरी, मतलब सेकेंडरी सेल है। तो हमारे पास एक बैटरी है, देखिए मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। कितने वोल्ट की बैटरी है भाई? ये धन सिरा, ये ऋण सिरा। तो E इज इक्वल टू कितना है? 12 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां ये निगेटिव टर्मिनल पे दिखा दोगे। और R इज इक्वल टू मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं 0.4 ओम। ओम ओम। इस सीसा संचायक बैटरी को हम किसी सर्किट में डालेंगे। सर्किट में डाल दिया, बाह्य परिपथ में डालता है, तभी तो करंट फ्लो होएगी। ये परिपथ में डाल दिया। मान लीजिए सपोज परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इस संचायक बैटरी से करंट फ्लो होएगी I। ये इस परिपथ से, इस बाह्य प्रतिरोध से होते हुए ऐसे फ्लो करेगी। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है भाई? E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। मैं लिख दे रहा हूं इसका सॉल्यूशन। सर्किट डायग्राम आप अवश्य करेंगे। दिया है विद्युत वाहक बल, शेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है? E बराबर 12 वोल्ट। शेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0.4 ओम। और परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R माना है। सेल से ली जाने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, ली जाने वाली धारा मतलब परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये पढ़ा हुआ है भाई हमने। सेल का काम है किसी सर्किट में करंट फ्लो करना। तो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिएगा भाई, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए सेल से ली जाने वाली अधिकतम धारा पूछ रहा है, के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये जरूरी है भाई, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। इस परिपथ में दो प्रतिरोध है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और दूसरा बाह्य प्रतिरोध। R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल, 0। तो R को नेग्लेक्ट कर देंगे, मैक्सिमम करंट फ्लो होएगी भाई। देन तो I max इज इक्वल टू
ई अपॉन आर प्लस आर, इसमें मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई 12 अपॉन आर 0 हो गया, स्मॉल आर हो गया 0, तो ये आ गया 120 अपॉन 4, तो ये आ गया 30 एम्पियर। मैंने एक ही लाइन में इसका आंसर कर दिया भाई। ये आंसर आ गया कितना, 30 एम्पियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। 2 पार्ट है, बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फिर से क्या बनाते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं भाई। ये देखिए, एक बैटरी है, बैटरी और सेल में अंतर होता है, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। ये बैटरी का धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, एक कैथोड और दूसरा एनोड। एनोड का मतलब धन सिरा, कैथोड का मतलब ऋण सिरा। इसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर बराबर 3 ओम, और ईएमएफ है ई बराबर 10 वोल्ट। इसको हम किसी प्रतिरोधक से संयोजित कर देते हैं, प्रतिरोधक से संयोजित कर दिया, और इस प्रतिरोधक में, प्रतिरोधक का मतलब इसका रेजिस्टेंस आर, इस प्रतिरोधक में करंट फ्लो हो रही है कितनी, आई। तो हमको इस प्रतिरोधक का मान बताना है नंबर 1, और इस सेल की टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करनी है। तो क्या कर देंगे भाई, देखिएगा, सॉल्यूशन कर देते, बिल्कुल मौखिक है। क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे दी हुई जो जो चीजें हैं, ठीक है, दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ लिखा है, ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, ई से डिनोट करते हैं 10 वोल्ट, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, आर इज इक्वल टू 3 ओम, और प्रतिरोधक आर की वैल्यू हमको निकालनी है, पता नहीं, बाह्य प्रतिरोध है मतलब, और प्रतिरोधक में धारा, प्रतिरोधक में धारा ये दी हुई है, आई इज इक्वल टू कितनी भाई, 0.5 एम्पियर। फिर वही अभी क्वेश्चन करा हुआ है, चूंकि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, आई इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल ई बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मतलब बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक, रख दीजिए मान, तो आ गया आई। चलो हमको कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई, ऐसा कर लेना पहले, ऐसे चलते जाना आगे। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बहुत छोटी चीजें हैं, देखिए ये, वैसे हमको हल करना आपको खुद कर लेना चाहिए। चलिए फिर भी कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता है तो हम हल कर देते हैं, ई 10 अपॉन आई 0.5, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 100/5 का मतलब 20। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू आ गया 20 ऋण स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बराबर 20 ऋण कैप स्मॉल आर है हमारा 3 ओम,
20 में से 3 गया तो 17 ओम आ गया भाई। प्रतिरोधक का मान आ गया, देखो ये पहला पार्ट आ गया। ठीक है। अब सेल की टर्मिनल वोल्टता हमने पढ़ा हुआ है, जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता इसके ईएमएफ से कम होता है। ईएमएफ देखो 10 वोल्ट है, तो भी टर्मिनल वोल्टता क्या आएगी? कम, क्योंकि दूसरा भाग इसका, क्योंकि V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। या तो इससे निकाल सकते हो, या V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर से भी निकाल सकते हो। दोनों से निकालेंगे तो सेम चीज आएगी भाई। चलिए हम इसी से निकाल देते। V इज इक्वल टू ई हो गया 10, आई हो गया 10 ऋण आई हो गया 0.5 इंटू आर हो गया 3, 5 तिया 15 1.5, तो ये V इज इक्वल टू कितना आ गया? 8.5 वोल्ट। ये दूसरा आंसर भी आ गया भाई। और V इज इक्वल टू आई आर से, या V इज इक्वल टू आई आर से देखिए, चेक करिए आता है कि नहीं, दोनों से सेम। V इज इक्वल टू आई हो गया हमारा 0.5 इंटू कैपिटल आर है हमारा 17, 17 पंचे 85, तब भी V इज इक्वल टू देखिए 17 पंचे 85 का मतलब 8.5 वोल्ट, तब भी उतना ही आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालिए। सर्किट डायग्राम बनाइए भाई। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस है R1 1 ओम, दूसरा रेजिस्टर है R2 ये 2 ओम, और तीसरा रेजिस्टर है R3 ये है 3 ओम। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक संयोजित है भाई। तो क्या कर देना है आपको? बिल्कुल मौखिक सा है संयोजन का मतलब इस A और B बिंदुओं के बीच, इस A और इस B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया, मौखिक है। सॉल्यूशन, नंबर ए तुल्य प्रतिरोध क्या? R इज इक्वल टू R1, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा होता है भाई। R का मतलब RAB, AB सिरों के बीच, क्योंकि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बचा है, लास्ट वाले का दूसरा सिरा बचा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। 1 धन 2 धन बराबर 6 ओम, तुल्य प्रतिरोध आ गया भाई। आगे बढ़िए, नंबर बी, यदि संयोजन को नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी से संबद्ध कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या कर दिया भाई, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी से ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसको कनेक्ट कर दिया भाई। ए सिरे पर धन सिरा डाल दिया और बी सिरे पर ऋण सिरा डाल दिया, तो E बराबर कितना? 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R नगण्य है तो 0 मान लोगे, ये भी गिवन है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होएगी, करंट श्रेणी क्रम में करंट सेम फ्लो होती है, बस वही करंट R1 से आगे बढ़ेगी R2 में, फिर R3 में, अप टू सो। ठीक है। अच्छा, परिपथ में लिख दीजिए, परिपथ में प्रवाहित धारा। श्रेणी क्रम संयोजन से 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद
हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। यदि उस संयोजन के सिरों के बीच 12 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली कोई बैटरी जोड़ दी जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितने हो जाएगी? I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध R प्लस टोटल ईएमएफ हो गया 12 बटा टोटल प्रतिरोध हो गया एक्सटर्नल हमने निकाला है 6 धन आंतरिक नगण्य मान रखा है 0। तो 12/6 का मतलब I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, परंतु हमको I नहीं निकालना है, बल्कि ईच रेजिस्टर के से होते हुए कितनी करंट फ्लो हो रही है। नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा तो समान बहेगी भाई, 2 एम्पियर की जाएगी। अब देखिए फिर R1 के सिरों के बीच विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। रख दीजिए मान, I हो गया हमारा 2 और R1 1, तो 2 वोल्ट। सिमिलरली R2 के सिरों के बीच विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। I हो गया वही 2, R2 हो गया 2 ओम है भाई, R2 2 दूना 4 वोल्ट। अब R3 के अक्रॉस, R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 I इंटू R3। I फिर वही 2, R3 हमारा 3 दूना 6 वोल्ट। आ गया भाई ये दूसरे का आंसर। अब ध्यान रखना है टोटल ईएमएफ कितना था भाई? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में से R1 के सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच V1 बराबर आ रहा है हमारा 2 वोल्ट, और R2 के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, और इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर 6 वोल्ट। तो 12 वोल्ट बटा कि नहीं? टोटल मिला के 12 होना चाहिए कि नहीं? देखिए 12 हो रहा होगा। 2 धन 4 धन 6, 4 2 6 6 12 वोल्ट। तो आंसर चेक भी कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर, ये श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम बहुत छोटे छोटे सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में, परंतु जब एडिशनल एक्सरसाइज में जाएंगे तो जटिलता बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारे पास 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम के बजाय अब समांतर क्रम में संयोजित है भाई। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है नंबर 1। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, पहला वाला श्रेणी क्रम था, तीसरा वाला, अब चौथा वाला क्या है? समांतर क्रम। यदि संयोजन को 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसको जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा और बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। फिर वैसा ही सवाल आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नहीं 4 देखिएगा भाई। देखिए 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं भाई। ये देखिए, एक रेजिस्टर हो गया R1, दूसरा रेजिस्टर हो गया R2, तीसरा रेजिस्टर हो गया R3। इनको पार्श्वक्रम में जोड़ा है। पार्श्वक्रम का मतलब इनके पहले पहले सिरे एक जंक्शन पर लाएंगे, ए पर ले आए, और दूसरे सिरे दूसरे जंक्शन संधि पर लाएंगे, बी हो गया, पार्श्वक्रम हो गया। ये R1 बराबर है तुम्हारा 2 ओम,
और R2 बराबर है आपका 4 ओम और R3 बराबर है आपका 5 ओम। पार्श्वक्रम में जोड़ दिया और ऐसा करने के बाद एक 20 वोल्ट, ये देखिए 20 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से इसको फिर जोड़ दिया है इस संयोजन को। और E इज इक्वल टू कितना है भाई? 20 वोल्ट। ये हमारा सर्किट डायग्राम, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाओगे। यहां से करंट फ्लो होएगी, करंट चलेगी आई इस संधि पर, इस जंक्शन ए पर आई, जंक्शन ए से ये करंट फ्लो होएगी। I1 जाएगी R1 को, I2 जाएगी R2 को और I3 जाएगी R3। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और B पर आएगी तो I1 यहां से आएगी, I2 यहां से आएगी, I3 यहां से, फिर से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर वही हो जाएगा भाई। क्या आपकी बात समझ में आ गई? अब देखिए फिर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं भाई। डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो हमको नंबर ए तुल्य प्रतिरोध निकालना पार्श्वक्रम में। नंबर ए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रति समांतर क्रम में, मतलब पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R। तो रख दीजिए, तो आ गया 1/R बराबर 1/2 धन 1/4 धन 1/5। तो एलसीएम आ गया 20 आ गया तो 10 प्लस 5 प्लस 4, 5 4 9 19/20, ये आया 19/। सो R इज इक्वल टू आ गया भाई कितना? 20/19। पहला सॉल्यूशन। यदि संयोजन को 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा निकाल देते। नंबर भी देखना, परिपथ में बैटरी से, मैं ऐसा ही लिख देता हूं, चलिए, बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई? I बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस टोटल ईएमएफ है 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है कितना? कैपिटल R है हमारा 20/19 धन आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मानो कह रहा है, ठीक है, 0। तो 20/19 ही हुआ, 19 ऊपर चले गया तो 19 एम्पियर आ गई भाई। कितनी? 19 एम्पियर। अब समांतर क्रम में, पार्श्वक्रम में विभवांतर क्या होता है? सेम। तो R1 में प्रवाहित प्रत्येक ब्रांच में टोटल करंट आ गई 19 एम्पियर, देखिए। अब R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा V इज इक्वल टू आई आर, I बराबर V अपॉन R। I इज इक्वल टू, I का मतलब I1 इज इक्वल टू E या V अपॉन R1। V कितना है? V इज इक्वल टू E होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस निगेबल होता है, तो V इज इक्वल टू E, ये भी ध्यान रखना। तो कितना हो गया अभी? 20 अपॉन 2, 10 एम्पियर। R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2, E अपॉन R2 मतलब 20 है अपॉन R2 कितना है? 4।
तो 5 एम्पियर आ गया। ऐसे ही R3 में प्रवाहित धारा बराबर I3 बराबर V/R3। कितना आ गया भाई? 20/4 एम्पियर। टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होना है? जंक्शन रूल लगाएंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे जंक्शन रूल लगाएंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल कितनी आनी है? 19 एम्पियर। 19 एम्पियर आई है हमारी। देखिए ये 19 एम्पियर आई है ये। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ दीजिए। 10 प्लस 5 प्लस 4 19 आ गया। आंसर चेक भी हो गया भाई आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका। ये देखिए, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप, जो कमरे का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, मतलब T1, कमरे का ताप T1 इनिशियल टेम्परेचर। सॉल्यूशन करते हैं भाई। T1 इज इक्वल टू 27-273। मैं परम ताप में दो तरीके से इस सवाल को कर रहा हूं, देखिएगा भाई। 300 केल्विन, क्योंकि प्रतिरोधों का पर ताप का प्रभाव हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, क्योंकि आप नहीं तो डाउट करेंगे, इसलिए डाउट बिल्कुल भी मत करिएगा। समझ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। R1 इज इक्वल टू कितना है भाई? 100 ओम। ये तापन अवयव मतलब हीटिंग एलिमेंट है एक। उसका T1 टेम्परेचर पे, मतलब कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है उसका रेजिस्टेंस? 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है, R2 इज इक्वल टू कितना है भाई? 117 ओम। ज्यादा है, ज्यादा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया होगा उसका, क्योंकि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट्स का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान रखना। तो अवयव का ताप क्या होगा? ये प्रतिरोध किस ताप पर हो जाएगा? इसका मतलब T2 आपको बताना है। T2 इज इक्वल टू आपको क्या करना है? बताना है। और अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है? ये है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। यह पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन भी होता है भाई, ये ध्यान रखना। और पर केल्विन एक ही बात है। जो कोफिशिएंट टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, उसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। एक ही बात है, ध्यान रखना भाई। अब हमने एनसीईआरटी बुक में ऐसा पढ़ा था, वहां पर मैंने डिस्कस भी करा था, दो बार डिस्कस करा था। कंफ्यूज मत करिए क्या कहा था, आप आराम से समझ लीजिए। एनसीईआरटी बुक में आरटी, अंतिम ताप पर RT2 कह देता हूं मैं, इज इक्वल टू R0। RT इज इक्वल टू R0 का मतलब R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ऐसा एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है। मतलब RT इज इक्वल टू R0 इंटू RT इज इक्वल, चलिए T2 और T1 नहीं लिखता हूं, RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये T1 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, ये है T0 का मतलब T1, R1 का मतलब R0, और R2 तो ठीक ही है, और R2 का मतलब RT, T2 का मतलब T, ये मतलब है। तो क्या यहां पर क्या करोगे? RT2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्या बात समझ में आई होगी? ऐसे नहीं आएगी तो दूसरे तरीके से करेंगे भाई। इसका मतलब R
टू, RT2 का मतलब R2 इज इक्वल टू R1 को R1 ही रहने दीजिए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमको क्या निकालना है? फाइनल टेम्परेचर। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये 1 उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, फिर आप डेल्टा टी निकाल दीजिए तो डेल्टा टी आ जाएगा आपका क्या? डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। ऐसा आ जाएगा भाई। अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 आएगा, क्योंकि 1 को उधर माइनस करोगे तो ऐसा आएगा, फिर अल्फा को भी नीचे भेज देना। तो डेल्टा टी निकाल दीजिए भाई। ताप वृद्धि कितनी हुई? ताप वृद्धि या ताप में कमी कितनी हुई? R2 117 है भाई हमारा, ऋण 100 बटा R1 है हमारा 100 इंटू अल्फा है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 है। देखिए इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा 117 में से 100 घट गया, 17 आ गया। वो 17 से ये 1 पॉइंट हटाना है, यहां से 17 आएगा। तो ऊपर 17 बट्टा 17 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 10 की पावर ये -5 कर लेना, -5 और 10 की पावर 2, तो ये आ गया 1 अपॉन 10 की पावर -3, मतलब 1000 आ गया। 1000 केल्विन टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीजमेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना क्या हुआ? केल्विन। अब हमने कहा है टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट होता है केल्विन और सेल्सियस में इक्वल होता है। कैपिटल टी के फॉर्म पे लिखा है तो मैंने केल्विन लिख दिया। ताप वृद्धि कितनी हुई? 1000 केल्विन। यह ताप वृद्धि कितनी हुई? 1000 डिग्री सेल्सियस। पढ़ लिया है, बार बार पढ़ लिया है 11th में, और पीछे भी मैंने डिस्कस करा था। अब देखिए, अब डेल्टा टी का मतलब, डेल्टा टी चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। अंतिम ताप ऋण प्रारंभिक ताप, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? T2 निकालना है हमको, तो डेल्टा टी प्लस T1। डेल्टा टी है हमारा, निकाल दिया हमने 100 केल्विन, नहीं 1000 केल्विन, प्लस T1 है 300 केल्विन। तो ये केल्विन में आएगा। T2 इज इक्वल टू आएगा 1300 केल्विन। सेल्सियस में बदलोगे तो T2 इज इक्वल टू 1300 में से घटा दोगे क्या? 273। घटाएंगे कि नहीं? तो कितना आया? 1027 डिग्री सेल्सियस। या तो कहोगे कैपिटल T2 1300 केल्विन या 1027 डिग्री सेल्सियस। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू स्मॉल टी। टी क्या है? ताप वृद्धि। ठीक है, ताप वृद्धि है। और R0 के बदले क्या लोगे यहां पर? ये 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है इनिशियल पे RT, तब आ जाएगा T इज इक्वल टू, फिर वैसे ही करोगे तो R2 माइनस R0 अपॉन R1 इंटू अल्फा निकालोगे तो ये आए। चलिए मैं इसको स्मॉल टी से ही, ताप वृद्धि है परंतु ताप वृद्धि है भाई, ये ताप वृद्धि है, तो ये आ जाएगा फिर से 11, इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। चलिए इसको मैं डेल्टा टी कह देता हूं। डेल्टा, आपकी बुकों में RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी लिखा हुआ है। टी ताप वृद्धि है, ताप वृद्धि है, ये ताप वृद्धि, इसलिए मैंने डेल्टा टी कर दिया। जहां डेल्टा टी बराबर क्या है?
ताप वृद्धि। अब देखिए, ये देखो, कैपिटल T1 का मतलब स्मॉल T1 और 27 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम ताप T2 निकालना है। ताप वृद्धि हमने निकाल दी है, ये दूसरा तरीका है। तो क्या आ गया भाई, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ताप वृद्धि। ताप वृद्धि अंतिम ताप ऋण प्रारंभिक ताप बराबर डेल्टा T आ गया। तो T2 बराबर आ गया, फिर से आ गया भाई, वैसा ही आ गया। T2 बराबर डेल्टा T है 1000 डिग्री सेल्सियस, प्लस T1 उधर जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 1027 डिग्री सेल्सियस, तब भी आ गया। ये देखिए, जैसे करना चाहो। तो प्रतिरोधों का प्रसार होता है जब हम ताप में प्रसार करेंगे, ताप बढ़ाते हैं तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भाई, क्या 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार की प्रतिरोधकता क्या है? भाई मौखिक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे सॉल्यूशन करते हैं। क्या तार की लंबाई L बराबर 15 मीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना भाई? A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर स्क्वायर, और इसमें उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, तब इसका प्रतिरोध R बराबर कितना आ रहा है भाई? 5 ओम आ गया है। तो इसकी रेसिस्टिविटी निकालनी है आपको, रो इज इक्वल टू निकालनी है। अब आपने तो पढ़ा हुआ है, किसी धात्विक तार का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, या R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन, या रो इज इक्वल टू, आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। रख दीजिए मान, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? R हो गया 5 इंटू A हो गया 6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन, ये आ गया L आ गया 15, 5 6 30, 15 गुणा 30, 2 गुणा 10 की 7। वैसे जो वायर्स होते हैं, कौन वाले? मिक्स्ड मटेरियल, इनकी मिक्स्ड मटेरियल की रेसिस्टिविटी 10 की पावर -6 से -8 के ऑर्डर की होती भी है, इसको भी ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 6। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोध ताप, फिर वैसा ही सवाल आ गया भाई, अब भी करा हुआ है ऐसा। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। R1 इज इक्वल टू प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध 2.1 ओम। प्रारंभिक ताप कितना है भाई? प्रारंभिक ताप T1 बराबर कितना है? T1 इज इक्वल टू कितना? 27.5 डिग्री सेल्सियस में 27, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। 273 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 300.5 केल्विन। ये प्रारंभिक ताप इतना केल्विन या 27.5 डिग्री सेल्सियस है। इस ताप पर प्रतिरोध कितना दिया है? 2। अंतिम ताप T2
इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस में आप केल्विन में बदल दीजिए तो 373 केल्विन आ गया भाई है। और इस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जा रहा है? R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक निकालिए। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या? RT इज इक्वल टू RT2, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हुआ भाई अंतिम तापमान प्रारंभिक ताप। अब एल्फा निकालना है तो 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया R2 अपॉन R1। तो आपका आ जाएगा क्या? एल्फा इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। रख दीजिए मान, निकल आएगा भाई R2 एल्फा इज इक्वल टू R2 हो गया हमारा कितना? R2 है 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू डेल्टा टी हो गया हमारा, देखिए 373 में से 300.5 कम कर दोगे तो 72.5 ठीक है। तो जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि केल्विन, और आप इसको स्मॉल डेल्टा टी से भी कर सकते थे, स्मॉल डेल्टा टी से भी कर सकते थे। तो अब ये कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ये हो गया 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 72.5। तो इसको काट लिए, पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 और 7, तो ये आ जाएगा एल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 पंचे 35, 7 दूना 34 17, 7 सत्ते 49 के। अब इसका भाग दे लीजिएगा। इसका भाग देंगे, दशमलव हटा के एक शून्य बढ़ा लेना, भाग नहीं जाता है तो पॉइंट पर आएगा 0 पॉइंट, भाग देंगे आप 0 0, ये आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है 3.9 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -3, नियरली 4 है ये देख, 4 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, देखिए कोई भी क्वेश्चन जटिल नहीं है भाई। नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। एक वायर है, वायर एक एलिमेंट है भाई, एलिमेंट का रेजिस्टेंस होता है भाई। ये किससे? एक सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो मैं ऐसी सप्लाई लगा देता हूं, एसी सप्लाई से जो है V इज इक्वल टू कितना? 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। चलिए मैंने ऐसी सप्लाई, डीसी सप्लाई मान ली, और इसका रेजिस्टेंस होता है। जब इस सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो हीट क्रिएट होगी। I²R इंटू टी के फॉर्म पे पढ़ा था आपने, या V²/R इंटू टी। अच्छा भाई, अब जब इस सप्लाई को जोड़ा तो इनिशियली इसमें करंट कितनी फ्लो हुई? प्रारंभिक स्थिति, फर्स्ट स्थिति, I1 इज इक्वल टू कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? 3.2 एम्पियर। ठीक हो गया। कुछ सेकंड के बाद, तो हम कुछ सेकंड छोड़िए अभी, पहले जब इसको सप्लाई को हमने जोड़ा, इसमें करंट फ्लो हुई, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R1 ओम्स लॉ लगा देंगे, V अपॉन
I1, भी कितना 230 अपॉन I1 कितना 3.2। ऐसा कर लीजिए, ठीक है जी, ये आ जाएगा जितना भी आना होगा। अच्छा, अब कुछ समय के बाद कह रहा है, कुछ समय के बाद क्या हो जा रहा है भाई, इसमें करंट फ्लो होएगी तो एक गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा तो तब धारा 3.2 एम्पियर से गिर करके कितनी होगी 2.8 एम्पियर। ये तो प्रारंभिक स्थिति में होगी। अब सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति का मतलब स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था में, अवस्था में I2 बराबर कितनी हो जाएगी भाई 2.8, गिर गई, कम होगी, उसमें हीट के फॉर्म पे निकलेगी तो आ जाएगा R2। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा था तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2। भी कितना हो गया फिर वही 230 बटा ये 2.8, पॉइंट हटा दो, इतना आ गया भाई, आ गया। अब क्या कह रहा है ये, यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप, जब प्रतिरोध R1 था तब तो टेम्परेचर है T1 बराबर प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप T1। चलिए अब मैं इससे कर देता हूं फिर, T1 इज इक्वल टू कितना है भाई, ये है प्रारंभिक ताप, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। और स्थायी ताप कुछ समय के बाद ताप बढ़ेगा, स्थायी ताप T2, ये निकालना है हमको, ठीक है, स्थायी ताप निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, फिर वही, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, और इसका अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या निकाल दोगे फिर से, R2 इज इक्वल टू R0 R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी स्मॉल करो या कैपिटल करो एक ही बात है भाई, जितना सेल्सियस में वृद्धि होती है उतनी केल्विन में वृद्धि होती है, बार बार कह चुके हम, इसलिए उसमें कोई डाउट मत करिएगा। तो डेल्टा टी निकाल देना, डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। चलिए आगे करिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 है हमारा 2300 बट्टा 32, 2300 बट्टा 32 ऋण नहीं 2300 बट्टा 28 है R2, ऋण R1 है 2300 बट्टा 32 बटा R1 है हमारा 2300 बट्टा 32 गुणा अल्फा है हमारा 1.7 गुणा 10 की घात ऋण। अब देखिए यहां से 2300 कॉमन लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा टी बराबर आ जाएगा, ये आएगा ऐसा, देखना है 28 गुणा 32, तो 32 ऋण 28 4, और नीचे से 32 ऊपर चले जाएगा, और नीचे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। हल कर लीजिएगा इसको, 32 भी कट जाएगा, 1/7 गुणा 17, तो डेल्टा टी बराबर आया, डेल्टा टी बराबर 1/17 × 119 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको कर लीजिएगा, इसको ऐसा करिए, 1000 में आप 119 का भाग करेंगे,
देखिए कितना आता है, करते हैं इसको। हाँ भाई, ये आ रहा है, देखिए ये देखो यहां पर थोड़ी सी गलती हो रही है। 11.9 गुणा 10 की घात ऋण 4 है ना, इसको भी पावर में भेज देना। 10 की घात ऋण 5 हो जाएगा, तो 2 शून्य और आएंगे। अब इसमें भाग दोगे तो ये आ रहा है नियरली, मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, 840.3 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में आएगा, केल्विन में वृद्धि करोगे तो 840.3 केल्विन भी कह सकते हो। अब क्या कर दोगे भाई, आपकी ये होती है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी निकालना है। T1 हमको पता है, T1 है हमारा कितना, 27, तो 27 उधर जाएगा तो T2 आ जाएगा। मैं T2 चलिए यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, T2 बराबर आ रहा है आपका। क्या कर दोगे भाई, थोड़ा सा स्पेस कम होगी। T2 इज इक्वल टू 840.3 प्लस T1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। T1 कितना है, 27, 27 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा T2 बराबर 867.3 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हमको अगला क्वेश्चन नंबर 9 हल करना है। देखिए, चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ये हमारा नेटवर्क है, तो इसको अगले लेक्चर में करते हैं। अब से जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल के लिए।